हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट एमसीक्यू 4 का एक और इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक, एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 7। दिस इज द पार्ट 4 एंड जो टॉपिक है डिस्कशन का वो रिलेटेड है विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसके बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं वो जानेंगे, क्या राइट्स प्रोवाइडेड थे कंज्यूमर्स को इस पर्टिकुलर एक्ट में उसके बारे में जानेंगे, और क्या प्रोसीजर है एक कंप्लेंट को फाइल करने का इस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन एक्ट में, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी जो ये एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको रिप्लेस कर दिया गया है 2019 में। आप कह सकते हो अपग्रेड कर दिया गया, कुछ नए पॉइंटर्स ऐड किए, लेकिन 1986 से आपका ये सेम एक्ट फॉलो किया जा रहा था। अभी भी 2019 वाले एक्ट को अपग्रेड किया है, लेकिन बहुत सारे जो फीचर्स हैं, राइट्स हैं और जो प्रोसीजर है फाइलिंग का कंप्लेंट का वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपना जो एक्ट है 1986 वाला उसके बारे में जानना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम्स। और एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि व्हाट आर द राइट्स कन्फर्ड अपॉन the consumers under the Consumer Protection Act 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या क्या राइट्स प्रोवाइडेड है कंज्यूमर को वो आपको बताने हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट आर द कंप्लेंट्स दैट कैन बी फाइल्ड बिफोर अ कंज्यूमर फोरम, और किस तरह की कंप्लेंट्स हैं जो कि कंज्यूमर फोरम में आप फाइल कर सकते हो। तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, किस तरीके से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्या क्या राइट्स है कंज्यूमर को प्रोवाइडेड। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी पॉइंट्स आपको समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के टॉपिक के बारे में डिस्कशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कोपरा भी बोलते हैं, ठीक है, CO stands for consumer, PR stands for protection, A for act। so कोपरा 1986 या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये जो एक्ट है इसकी अगर हम बात करें तो जो ये एक्ट था वो एनेक्ट किया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 1986 में, और पर्पस क्या था, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया। तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं इंडिया के उनको प्रोटेक्ट करना इसका एक्चुअल पर्पस था। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया इज द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव, एंड दिस एक्ट वाज एनएक्टेड by the Parliament of India in 1986। नाम शॉर्ट में इसको कोपरा बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 2019 से, एंड इट वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स एंड अदर अथॉरिटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर्स ग्रीवियंसेस एंड मैटर्स कनेक्टेड विद इट। तो इस एक्ट को बनाने के पीछे पहला पर्पस तो यही था कि जो कंज्यूमर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस पर्टिकुलर एक्ट में आपका जो कंज्यूमर काउंसिल्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया गया, बहुत सारी अलग अथॉरिटीज थी उनको एस्टैब्लिश किया गया, जिससे जो कस्टमर की ग्रीवियंसेस है, जो कंज्यूमर की ग्रीवियंसेस हैं या उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको सेटल किया जा सके, उनको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें, जो हमारा कोपरा एक्ट है वो पास हुआ था असेंबली में अक्टूबर 1986 में, और इफेक्ट में आया, केम इन इफेक्ट में आप कह सकते हो आया 24 दिसंबर 1986 में। और इस पर्टिकुलर एक्ट में कई सारे राइट्स हैं जो कि एक कंज्यूमर को प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, और कि ये जो एक्ट था असेंबली में पास कब हुआ था, अक्टूबर 1986 में, और इफेक्ट में आया था 24 दिसंबर 1986 में। ठीक है, अब आगे जानेंगे कि कौन कौन से राइट्स हैं जो कि बेसिकली प्रोवाइडेड हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर को। लेट्स प्रोसीड टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ सैलिएंट फीचर्स। तो सैलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के, तो लेट्स टॉक अबाउट। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपने अभी तक लॉज पढ़े होंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, तो इन सब में क्या होता है, कहीं ना कुछ पनिशमेंट्स आपकी मेंशन्ड होती है, या ये जो एक्ट्स होते हैं वो प्रिवेंटिव इन नेचर होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश करते हैं या कोई ना कोई पनिशमेंट सेट करके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि MRTP एक्ट भी आपने पढ़ा था इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो MRTP एक्ट में भी यही था, जो भी मोनोपोली या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा तो उन पर आपका क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कुछ ना कुछ पनिशमेंट सेट करेंगे। लेकिन जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये बेसिकली एक बिल्कुल यूनिक एक्ट है, और ये कॉम्पेंसेटरी इन नेचर है। यहाँ पर हमारा कोशिश क्या होता है, जो भी पार्टी अफेक्ट हुई है उसको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना, जो भी कंज्यूमर अफेक्टेड हुआ है, चाहे वो प्रोडक्ट से हुआ हो, सर्विसेज से हुआ हो, तो उसको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कराना, ये इस पर्टिकुलर एक्ट का पर्पस है।
ठीक है, पनिशमेंट से ज्यादा कॉम्पेंसेशन की बात करेंगे। Now the act intends to provide simple, speedy and inexpensive redressal to the consumers grievances। तो जो एक्ट था हमारा कोपरा, तो कोपरा में बेसिकली क्या था, पर्पस इसका यही था कि एक सिंपल तरीका मिले, एक स्पीडी तरीका मिले और एक इनएक्सपेंसिव यानी कि एक अफोर्डेबल रिड्रेसल का तरीका मिले कंज्यूमर्स को उनके ग्रीवियंसेस का। अब सैलिएंट फीचर्स की बात करेंगे क्या क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट की। तो सबसे पहला जो सैलिएंट फीचर है कि इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेची जाती हैं उन सभी पर अप्लाई किया जाता है ये पर्टिकुलर एक्ट, और सिर्फ एक्सेप्शन आपका वहां मिलेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस को स्पेशली एग्जाम करने के लिए बोलेगी। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट को स्पेशल कैटेगरी में डाल देगी तो उसमें आपका जो कोपरा एक्ट है वो बेसिकली फॉलो नहीं होगा, अदरवाइज जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं मार्केट में सब पर एप्लीकेबल होगा ये एक्ट। नाउ अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है इट कवर्स ऑल सेक्टर्स वेदर प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव। तो जितने भी सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के सभी में एप्लीकेबल है, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर हो। ओके, नाउ इट envisages establishment of consumer protection councils at central, state and district levels whose main objective shall be to promote and protect the rights of the consumers। तो इस पर्टिकुलर जो एक्ट है इसमें आपका एस्टेब्लिश किए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो प्रमोट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके कंज्यूमर्स के राइट्स को। ठीक है, तो कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, दीज राइट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। 6 इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो कि प्रोवाइडेड हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज राइट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ हमारा जो नेक्स्ट सैलिएंट फीचर है दैट इज द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर इन एडिशन टू एंड नॉट इन derogation of the provisions of any other act। ठीक है, डेरोगेशन का मतलब होता है एग्जाम्पशन किसी भी चीज का। ठीक है, तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसके जो भी प्रोविजंस हैं एक्ट के वो आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। मान लीजिए आप कोई टास्क ऐसा करते हो जिस पर आपका किसी और लेजिस्लेशन के थ्रू पनिशमेंट असेट है। ठीक है, आपने अडल्ट्रेशन करी, ठीक है, क्वालिटी जो थी प्रोडक्ट की उसको खराब किया मिलावट करके, तो अब एक तरह से क्या करा, आपने अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करी जो कि एमआरटीपी एक्ट में फॉलो होता था, अब आगे जाके अभी कंपटीशन एक्ट में फॉलो होता है। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है वो तो मिलेगी ही, साथ में अब जो कॉम्पेंसेशन है वो दिलाने का काम इस पर्टिकुलर कोपरा एक्ट के थ्रू किया जाएगा। तो कोपरा एक एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन दे रहा है जिसमें आपका जो कॉम्पेंसेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा जो भी अफेक्टेड पार्टी है उसको, और बाकी जो दूसरे लॉज हैं जिनमें पनिशमेंट सेट है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका कल्प्रिट है उसको बेसिकली पनिशमेंट दिया जाएगा। Now, it may be noted that the Consumer Protection Act 1986 has been substantially amended by the Consumer Protection Amendment Act 1993 and again by the Amendment Act 2002 which became effective from March 10, 2003। तो जो Consumer Protection Act था 1986 की अगर बात करूँ तो उसके बाद कई सारे इसमें चेंजेस आए, जैसे जैसे रियलाइज हुआ कि इसमें बहुत सारी चीजें मिस हैं तो अमेंड किया गया अब बार बार इस पर्टिकुलर एक्ट को। तो 1993 में सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ जिसमें आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1993। उसके बाद इसको अमेंड किया गया 2002 में जो कि इफेक्ट में आया 10 मार्च 2003 से। ठीक है, ये गुड टू नो पॉइंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नाउ बात करेंगे उन राइट्स के बारे में जो कि कोपरा 1986 में प्रोवाइड किए जाते हैं कंज्यूमर को। सो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अंडर कोपरा 1986। Now, for the first time in the history of consumers legislation in India, the Consumers Protection Act 1986 extended a statutory recognition to the rights of consumers. Section 6 of the Act recognizes the following 6 rights of कंज्यूमर्स। तो जो हमारा कोपरा एक्ट है यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके सेक्शन 6 में बेसिकली 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कंज्यूमर्स को। सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी, ठीक है, दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तीसरा राइट प्रोवाइडेड है राइट टू चूज, चौथा है राइट टू बी हर्ड, पांचवा राइट है राइट टू सीक रिड्रेसल एंड छठा जो राइट प्रोवाइडेड है दैट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो जो ये 6 राइट्स हैं ये कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है, सेक्शन 6 ऑफ द कोपरा एक्ट 1986। तो सबसे पहला जो हमारा राइट है दैट इज राइट टू सेफ्टी।
that is the right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property। तो सबसे पहले राइट में आपका यही है कि एक कंज्यूमर का हक है कि वो अपनी सेफ्टी मेंटेन करे और कोई भी ऐसी गुड्स या सर्विसेज जो कि उसकी लाइफ या प्रॉपर्टी को हजार्डियस यानी कि डेंजरस होंगी, उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग से खुद को प्रोटेक्ट करे। उसका राइट है। अगर कोई बेसिकली डीलर या शॉपकीपर ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा है, ऐसी सर्विस बेच रहा है जो कि हजार्डियस इन नेचर है, डेंजरस इन नेचर है आपके लाइफ को और कंज्यूमर की प्रॉपर्टी को, तो उस केस में उस कंज्यूमर का हक है कि वो कंप्लेन करे और उस डीलर का जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कराए। ठीक है। सेकंड हमारा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, that is the right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods or services as the case may be, so as to protect the consumers against unfair trade practices। तो आज कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो प्रोडक्ट पे आपको कंपनी का नाम मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलेगी, आपकी एक्सपायरी डेट अगर होगी तो वो मिलेगी, और उससे आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है तो वो सब कुछ बताया जाता है। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि कंज्यूमर का राइट है कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसकी क्वालिटी के बारे में उसको पता हो, क्वांटिटी के बारे में पता हो, उसकी पोटेंसी के बारे में, कितना प्योर है वो प्रोडक्ट वो पता होना चाहिए, उसका क्या स्टैंडर्ड है बनाने का, कितने प्राइस हैं उस गुड्स के या सर्विसेज के जिस पे हम एमआरपी से आप देख सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम। तो ये सारी चीजें आपकी मेंशन होनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है गुड्स को परचेज करते टाइम पर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है तो उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। Now, next option we have right to choose. It means right to be assured wherever possible access to a variety of goods and services at competitive prices. In case of monopoly, says railways, telephones, etc., it means right to be assured of satisfactory quality and service at a fair price. तो right to choose का मतलब है कि एक कस्टमर के पास में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसकी मर्जी है, वो बेसिकली अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट जो उसको अच्छा लगता है वो चूज कर सकता है। एक अश्योरिटी होनी चाहिए जब वो प्रोडक्ट खरीद रहा है कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा और उसको वैल्यू देगा उसके प्राइस के बदले। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब सबसे बड़ी चीज एक तो कॉम्पिटिटिव प्राइस मिले उसको, और जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी कई सारी वैरायटीज में अवेलेबल है ताकि एक कंज्यूमर चूज कर सके। आपको मोनोपोलीज नहीं क्रिएट करनी है। मोनोपोलीज क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, अब कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं होगा बेसिकली चूज करने का। तो ऐसे ऑप्शन के केसेस में आपका जैसे कि अब देखिए रेलवेज और आपका जो टेलीफोन सर्विसेज थी पहले, अब जहां पर ऑपरेटर्स की भी बात करूं तो ज्यादा ऑपरेटर्स नहीं है, जियो है, एयरटेल है और आइडिया वोडाफोन है। ठीक है। तो ये अभी ऑपरेटर्स बचे हैं हमारे पास में, मोबाइल ऑपरेटर्स। तो अब इनमें से ही आपको कोई चूज करना है। तो अब इनका काम बनता है कि इनमें से जो चूज कर रहे हैं कस्टमर सर्विसेज किसी भी कंपनी की, तो ये अश्योर करें कि जो भी ये क्वालिटी या सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो फेयर प्राइस पे देंगे और सेटिस्फैक्टरी देंगे। नहीं करेंगे तो कंज्यूमर यहाँ पर कंप्लेन कर सकता है। Now the next right that is provided to the customer is right to be heard. That is, the consumer's interest will receive due consideration at appropriate forums. It also includes right to be represented in various forums formed to consider the consumer's welfare. तो right to be heard मतलब अगर उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सुना जाए, चाहे वो कंपनी सुने या फिर जो appropriate consumer forums होते हैं उनमें कंप्लेन करके बेसिकली क्या कर सकता है, कंज्यूमर अपने इंटरेस्ट को मेंटेन रख सकता है, कंज्यूमर खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। यानी कि जब प्रॉब्लम आएगी तो सुनना पड़ेगा, आप चाहे वो कंपनी जिसकी तरफ से प्रॉब्लम आए वो सुने, नहीं तो जो अप्रोप्रिएट फॉरम है, चाहे वो नेशनल फॉरम हो, आपका स्टेट फॉरम हो या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरम हो, उनमें कंप्लेन करके वो उनको रिड्रेसल दिलाने में हेल्प करेंगे। Now, right to seek redressal, it means the right to seek redressal against unfair practices or restrictive trade practices or unethical exploitation of consumers. It also includes right to fair settlement of the genuine grievances of the consumers. तो कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कंज्यूमर को का, चाहे प्रोडक्ट से हो चाहे सर्विसेज से हो किसी कंपनी की, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको सोल्यूशन मिले, ये एक कंज्यूमर का राइट है और राइट नंबर 5 है जो कि सेक्शन 6 ऑफ द कोपरा एक्ट 1986 में मेंशन्ड है। तो इसमें क्या है, एक कस्टमर को राइट है कि वो अपना क्या करे, रेजोल्यूशन
फाइंड आउट करे, रेजोल्यूशन ऑब्टेन करे जब भी कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं उसके साथ में, या कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, या फिर उसका अननेसेसरी एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है किसी भी तरीके से। और जो भी है राइट है उस कस्टमर का कि वो एक फेयर सेटलमेंट ऑब्टेन करे। अगर उसका ग्रीवियंस जेन्युइन है, अगर प्रॉब्लम उसको जेन्युइनली हुई है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से, तो वो आपका कॉम्पनसेशन लेगा उसके लिए। Now, right to consumer education. This is the sixth right and a very, very important right. It means the right to acquire the knowledge and skill to be an informed consumer. तो देखिए, जब तक आप खुद अवेयर नहीं होंगे अपने राइट्स के बारे में, अपने लाइबिलिटीज के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, तो उस केस में क्या होगा, आप हमेशा ठगे जाओगे। तो इसीलिए ये भी एक राइट बनाया गया, अगर कोई कंज्यूमर है तो उसको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नॉलेज या अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपका कंपनी से बात कर सकता है। जिस भी कंपनी का वो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उस कंपनी को अप्रोच कर सकता है और उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में और इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकता है, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर या कंज्यूमर की तरह उस प्रोडक्ट को परचेज करे। तो कस्टमर को एजुकेट करने का काम, गाइड करने का काम भी उसका एक कंपनी का एक क्या है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये कस्टमर के लिए एक राइट है। ठीक है, राइट टू बी अवेयर, राइट टू बी एजुकेटेड। नाउ बात करेंगे कि कौन कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट कोपरा एक्ट में। तो हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कोपरा एक्ट। ओके, तो कोपरा एक्ट 1986 में कौन कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट? एज पर सेक्शन 12(1) एनी ऑफ द फॉलोइंग में फाइल कंप्लेंट अंडर द एक्ट। तो कौन से इस सेक्शन में मेंशन्ड है अबाउट दिस? तो वो मेंशन्ड है सेक्शन 12(1) ऑफ द कोपरा एक्ट 1986। सेक्शन 12 में ये बताया गया है कि कौन कौन बेसिकली कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, लेट्स टॉक अबाउट, सो द कंज्यूमर टू whom such goods are sold or delivered or agreed to be sold or delivered or such service provided or agreed to be provided. In this context, the term consumer means a person who buys any goods or hire or avails of any services for a consideration. It is, however, not necessary that the consideration must have been paid. The term also includes a buyer under any system of deferred payments, any other user of goods or services provided such use is made with the approval of the buyer. तो कोई भी कंज्यूमर जो गुड्स या फिर आपकी जो सर्विसेज है उसको परचेज कर रहा है, या आपका एक एग्रीमेंट बन चुका है परचेज करने का, अगर उसको ठीक से वो गुड्स नहीं मिलती या फिर जो सर्विसेज है वो ठीक से प्रोवाइड नहीं की जाती, तो इस केस में वो क्या कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब कंज्यूमर के केस में आपकी बात है, तो कंज्यूमर कोई भी पर्सन होगा जो कि क्या करेगा, गुड्स परचेज करेगा या फिर कोई सर्विस को अवेल करेगा फॉर अ कंसीडरेशन, यानी पैसे के बदले या कोई कंसीडरेशन के बदले वो गुड्स या सर्विसेज को अवेल कर रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो सबसे पहले कोई भी कंज्यूमर डायरेक्टली कर सकता है जो कि गुड्स और सर्विसेज को अवेल करेगा। सेकंड पॉइंट है, एनी रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंज्यूमर इज अ मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन। तो कंज्यूमर चाहे तो खुद की जगह किसी कंज्यूमर एसोसिएशन के थ्रू भी, जो कि क्या हो, रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 1956 में, उसके थ्रू भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, ये आपका दूसरा है। और एक कंज्यूमर को जरूरी नहीं है जब भी वो कंप्लेंट फाइल करे तो उसको मेंबर होना चाहिए एक कंज्यूमर एसोसिएशन का। नो, इट इज नॉट मैंडेट। कंज्यूमर एसोसिएशन जाके भी अपनी क्या कर सकता है, ग्रीवियंस को बता सकता है और रेजोल्यूशन ले सकता है। तो पहले कंज्यूमर चाहे तो खुद कर ले कंप्लेंट, नहीं तो अगर उसको लगता है कि खुद नहीं कर सकता तो कंज्यूमर एसोसिएशन के थ्रू कर ले। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है, वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट विद द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स सो इंटरेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे केस में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर्स जिनको सेम प्रॉब्लम हुई उस गुड्स या सर्विसेज की वजह से, वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में बेसिकली कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर जो भी फोरम में चाहे वहां पे जाके आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। और इसमें जितने भी अदर कंज्यूमर्स है उनका इंटरेस्ट भी हो जाएगा सेफ गार्ड, और खुद भी उनका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ चौथा जो हमारा तरीका है जिसमें क्या होती है, अब the central or the state government, as the case may be, either in its individual capacity or as a representative of the interest of the consumers in general। तो चाहे तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट खुद भी क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर कंज्यूमर
के ग्रीवियंस को सॉल्व करने के लिए उस कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर सकती है इंडिविजुअली। ठीक है, तो पहले या तो कंज्यूमर खुद फाइल कर ले, दूसरा किसी रिकग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन या कोई अदर लॉ बॉडी जो भी है उसके थ्रू कर ले, तीसरा 2-4 कंज्यूमर्स मिलके या बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलके एक ग्रुप बना लें और ग्रुप बना के बेसिकली क्या करें, वो कंप्लेंट करें। ठीक है, ग्रुप कंप्लेंट जो होगी बेसिकली। और चौथा है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और उस कंज्यूमर को उसके ग्रीवियंस को रिड्रेसल करने के लिए क्या करे, वो एक इंडिविजुअल के तौर पर अपनी अपनी कैपेसिटी में रिप्रेजेंट करे। ठीक है, नाउ बात करेंगे एवरी कंप्लेंट फाइल्ड shall be accompanied with such amount of fee and payable in such manner as prescribed। तो यहाँ पर जो भी कंप्लेंट आप फाइल करेंगे उसके लिए आपकी कुछ पर्टिकुलर फीस है जो कि देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, एक कंज्यूमर को या फिर जो भी कंज्यूमर एसोसिएशन है, तो इनिशियली कुछ फीस है जो कि नॉमिनल फीस होती हैं, उनको चार्ज करना, उनको पे करना है, बेसिकली वो चार्ज की जाती हैं, उनको पे करेंगे और जिस तरीके से भी वो पेबल होंगी, चाहे आपका डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू हो, कैश हो, जैसे भी पे होती है, यू कैन डू इट। ओके, तो आई होप आपको इतना तो पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में आप डिस्कस करेंगे कि किस तरह की कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती हैं कोपरा एक्ट में। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड अंडर कोपरा एक्ट या अंडर कोपरा 1986। ठीक है, तो अ कंप्लेंट में रिलेट टू एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। तो कोई भी ट्रेडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कोई भी ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की गई है जिससे कंज्यूमर को लॉस हुआ, या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है जिससे कंज्यूमर को लॉस हो रहा है या इम्पैक्ट हो रहा है उसको, तो वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है अंडर दिस एक्ट। सेकेंड, अगर हम बात करें गुड्स बॉट बाय हिम और एग्री टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट। तो कोई भी सामान खरीदा गया, ठीक है, किसी भी कंज्यूमर के थ्रू, उसमें काफी ज्यादा डिफेक्ट है और आपका रिप्लेसमेंट नहीं दिया जा रहा, उस केस में आपका कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, services hired or availed of or agreed to be hired or availed of by him suffer from deficiency in any respect। तो आपकी जो डिजायर्ड सर्विस है, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया सर्विस के लिए, वो डिजायर्ड सर्विस नहीं प्रोवाइड की गई और उसमें कमी रही सर्विसेज में, तो भी आप क्या कर सकते हो, कोपरा एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो गुड्स आपकी जब नहीं हो, क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स काफी हो, तब कर सकते हो कंप्लेंट। सर्विसेज आपकी जो है वो ठीक से ना प्रोवाइडेड हो तो कंप्लेंट कर सकते हो। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको आपके साथ की गई हैं, कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की गई हैं ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, तब भी आप कोपरा में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव अ ट्रेडर और द सर्विस प्रोवाइडर एज द केस मे बी हैज चार्ज्ड फॉर द गुड्स और सर्विसेज मेंशन्ड इन द कंप्लेंट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस fixed by or under any law for the time being in force, displayed on the goods or any package containing such good, displayed on the price list exhibited by him to or under any law for the time being in force agreed between the two parties। तो जब कस्टमर, अब इस पॉइंट में क्या है, अगर कोई भी ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली क्या करे, आपको ज्यादा चार्ज कर ले आपके उस गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए, तो भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब वो प्राइस ज्यादा चार्ज करना क्या है, जैसे कि एमआरपी पे आपका अमाउंट लिखा है, एमआरपी लिखी है, उस एमआरपी से ज्यादा आपसे चार्ज किया जा रहा है, या गवर्नमेंट ने कोई आपका अमाउंट सेट किया, उस अमाउंट सेट जो किए हुए अमाउंट है उसको आपका नहीं फॉलो किया जा रहा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने सेट करा कि 50 रुपीज में आपका 100 ml का सैनिटाइजर बॉटल होना चाहिए। अब कोई अगर इससे ज्यादा चार्ज कर रहा है तो आप कोपरा 1986 के अकॉर्डिंग फाइल कर सकते थे कंप्लेंट। ठीक है, तो जब भी आपकी ऐसी कंडीशन हो या फिर कोई ऐसा अमाउंट जो आप दोनों के बीच में, जो पार्टीज ट्रांजैक्ट करी उनके बीच में एग्रीड हुआ, अब फाइनली जब चार्ज करने की बारी आई तो अगली पार्टी आपसे ज्यादा पैसे मांग रही है, तो उस केस में भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा ले सकते हैं अपने ग्रीवियंस का रिड्रेसल ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो आई होप इतने पॉइंट्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारी जो कंप्लेंट है वो किस तरीके से की जा सकती है, तो देखते हैं। गुड्स which will be hazardous to life and safety when used are being offered to sale to the public in contravention of any standards relating to safety of such goods as required to be complied with by or under any law for the time being in force, or if the trader could have known with the due diligence that the goods so offered are unsafe to the public।
तो कोई भी ऐसी गुड्स बेची जा रही है जो कि लोगों की लाइफ और उनकी सेफ्टी के लिए हजार्डस है, डेंजरस है, और वो ओपनली पब्लिक में सेल की जा रही है, और जो आपके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उन गुड्स को बेचने के लिए उनको नहीं फॉलो किया जा रहा, ठीक है। और साथ ही साथ में ट्रेडर को पता है कि उसको इस चीज़ की जानकारी है कि जो गुड्स वो बेच रहा है वो अनसेफ है पब्लिक के लिए, तो उस केस में भी आप कोपरा के अंदर जाके रिड्रेसल ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा है सर्विसेज विच आर hazardous or likely to be hazardous to life and safety of the public when used are being offered by the service providers which such person could have known with due diligence to be injurious to life and safety। तो जैसे प्रोडक्ट की बात करी वैसे ही कोई भी ऐसी सर्विस जो कि क्या है, आपकी लाइफ के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए हजार्डस है या हजार्डस हो सकती है, और वो ओपनली पब्लिक में सेल की जा रही है सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू, तो ऐसे केस में भी आप क्या कर सकते हो, कोपरा 1986 जो हमारा एक्ट है उसमें आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और यहाँ पर भी जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर उसको पता है कि जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है वो इंजीरियस है, डेंजरस है लाइफ एंड सेफ्टी के लिए लोगों की, तो और ज़्यादा पेनल्टी लगेंगी उस केस में, ठीक है। नाउ अब कहाँ पर फाइल की जा सकती है कंप्लेंट कोबरा 1986 में? सो वेयर टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर कोबरा 1986, लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं, अगर आपकी जो कॉम्पेंसेशन रिक्वायर्ड है या डिमांडेड है वो उसकी वैल्यू है बेसिकली वो 20 लाख से ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब 20 लाख से बेसिकली ज़्यादा नहीं, 20 लाख के लगभग बराबर होती है, उससे कम होती है, तो उस केस में आप फाइल कर सकते हो कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ओके। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज है कॉम्पेंसेशन, या आपका जो कॉम्पेंसेशन है जो आप क्लेम करना चाहते हो इज नॉट एक्सीडिंग ₹20 लाख, तो आप फाइल करोगे कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में विद इन द लोकल लिमिट्स of whose jurisdiction the opposite party actually reside or carries on business or has a branch office or personally work for gain or where the cause of action wholly or in part arises। तो जहां पर भी आपका ये जो आपका प्रॉब्लम अराइज हुआ वहां पर उनके जुरिस्डिक्शन के जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है वहां पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज है, या तो आपकी जो गुड्स और सर्विस जो आपने अवेल करी है उसकी वैल्यू 20 लाख या 20 लाख से थोड़ा कम है, ठीक है, 20 लाख तक टच कर रही है, तब भी आप फाइल कर सकते हो यहाँ पे कंप्लेंट। तो आपको अगर कॉम्पेंसेशन 20 लाख से 20 लाख के बराबर या उससे कम चाहिए तो आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आप कंप्लेंट करोगे, ठीक है। दूसरा केस अगर हम बात करें, अगर कॉम्पेंसेशन आपका एक्सीड कर जाता है, अगर उसका क्लेम जो है एक्सीड कर जाता है 20 लाख बट 1 करोड़ से नीचे रहता है, ठीक है, तो उस केस में आप फाइल करोगे कंप्लेंट स्टेट कमीशन को, ओके। और तीसरा केस होगा जब आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज या कॉम्पेंसेशन जो आप क्लेम करना चाहते हो वो 1 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है, तो वो आप नेशनल कमीशन में फाइल करोगे, ओके। तो 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का रहेगा, अगर 20 लाख से ज्यादा का है और 1 करोड़ से कम का है तो आप करोगे स्टेट कमीशन में फाइल। और अगर आपकी गुड्स की वैल्यू या सर्विसेज की वैल्यू या कॉम्पेंसेशन जो आप क्लेम कर रहे हो वो 1 करोड़ से ज्यादा का है तो आप करोगे नेशनल कमीशन में कंप्लेंट फाइल, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया कहाँ करना है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में 20 लाख या 20 लाख से कम का होगा, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक का अगर कोई भी क्लेम होगा तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद में आप स्टेट कमीशन में जाओगे, और अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा का क्लेम है तो नेशनल कमीशन में जाना है। अब नाउ हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर कोपरा 1986, तो किस तरीके से आप एक कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं कोपरा 1986 में, लेट्स टॉक अबाउट। सो गाइज ये हमारी जो लास्ट स्लाइड होगी इस पर्टिकुलर वीडियो की एंड लास्ट टॉपिक है, तो कैसे हमें फाइल करना है कंप्लेंट। सो द कंप्लेंट शुड बी accompanied by such fee as may be prescribed। It may be filed by the complainant or his authorized agent in person। It can also be sent by post to the appropriate forum or commission। तो कंप्लेंट फाइल करने के लिए आप चाहें तो खुद, अगर आपकी कंप्लेंट है आप खुद फाइल कर लीजिए, अब तो ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो पोस्ट के थ्रू अपना जो कंप्लेंट है उसको भेज सकते हैं अप्रोप्रिएट फॉरम या कमीशन को। और या तो आपके थ्रू कोई ऑथराइज्ड एजेंट है या ऑथराइज्ड बेसिकली अगर मैं बोलूँ कंज्यूमर एसोसिएशन है उसके थ्रू भी आप करा सकते हो। और आपकी जो ड्यू फीस है, जो भी आपकी प्रेस्क्राइब्ड फीस है उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को फाइल करने से रिलेटेड, वो आपको पे करनी है, ठीक है।
अ कंप्लेंट शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको मेंशन करनी है कंप्लेंट फाइल करते टाइम पर, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट। तो किस इंडिविजुअल ने कंप्लेंट करी, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको खुद का नाम, डिस्क्रिप्शन और क्या है कंप्लेंट का, बेसिकली आपका डिस्क्रिप्शन लिखना है और एड्रेस अपना मेंशन करना है। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द अपोजिट पार्टी और द पार्टीज एज द केस में बी एज फार एज दे कैन बी एसरटेन। तो सबसे पहले खुद की डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, क्या प्रॉब्लम हुई और आपका एड्रेस क्या है जो बंदा कंप्लेन करना चाहेगा। अब किसके अगेंस्ट में कंप्लेन करिए, उसका नाम, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, स्टेटस वगैरह बताइए, क्या है पोजीशन, उसका एड्रेस। ठीक है, एक पार्टी है तो एक, नहीं तो बहुत सारी पार्टी है, सबका लिखना है। जितना भी आपको पता है डिटेल्स आप पूरा लिखोगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप क्या करोगे, द फैक्ट्स रिलेटिंग टू कंप्लेंट्स एंड व्हेन एंड वेयर इट अरोज। तो अब आप यहाँ पर डिटेल्स डालोगे भैया कि आपकी जो कंप्लेंट थी कब हुई, कैसे हुई, क्यों आपको लगता है वो प्रॉब्लम है। तो जितने भी फैक्ट्स और आपके पास में प्रूफ हैं वो आगे आपको ऐड करने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स इफ एनी इन सपोर्ट ऑफ द एलिगेशन कंटेन इन द कंप्लेंट एंड द रिलीफ व्हिच द कंप्लेनेंट इज सीकिंग। तो सबसे फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं वो आप ऐड करोगे और लास्ट में कि आप क्या रेजोल्यूशन चाहते हो, आपकी डिमांड क्या है वो मेंशन करोगे आप। Now last step है, the complaint should be signed by the complainant or his authorized agent. Minimum 4 copies of the complaint should be filed. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी कंप्लेनेंट होगा उसका साइन होना चाहिए। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लेनेंट का साइन हो या फिर उसने किसी दूसरे एजेंट को ऑथराइज कर रखा है तो उसका साइन होना चाहिए। और जो मिनिमम 4 कॉपीज हैं उस कंप्लेंट की वो बेसिकली आपकी फाइल होनी चाहिए जब भी आप कोई कंप्लेंट करना चाहोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अपना नाम, अपना डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दें, अपने एड्रेस के बारे में बताएं, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स ले दें, फिर जो भी आपके पास में प्रॉब्लम हुई उसके बारे में डिस्क्राइब करें, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो ऐड करें, एविडेंसेस ऐड करें और क्या आप चाहते हैं वो ऐड यहाँ पर मेंशन करें। ठीक है, दिस इज हाउ अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। अब पोस्ट के थ्रू करें, ऑनलाइन जाके करें, या फिर जो पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाके या फॉरम में खुद जाके आप कंप्लेन करें। ऑल दी ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। ठीक है, तो आई होप जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। प्लेलिस्ट में जाकर बाकी और वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।